हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब भी जो बच्चे सो रहे हैं उठ जाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। रक्त समूह की खोज की। देखिए स्टूडेंट्स, रक्त समूह की खोज कोल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। अब देखिए उत्परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। जीवों के आनुवांशिक संगठन, जीव हैं उनके आनुवांशिक संगठन में होने वाले अचानक परिवर्तन। देखिए, जीवों के आनुवांशिक संगठन में होने वाले अचानक एवं वंशानुगत परिवर्तन, एक तो अचानक हो और कैसा हो, वंशानुगत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवर्तन क्या हो, बढ़ता हुआ चले जाए। देखिए, वंशधन अनुगत, यानी वो परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है। ठीक है, अब देखिए उत्परिवर्तन शब्द दिया, उत्परिवर्तन शब्द हुगो डी व्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट, लेमार्क के अनुसार नई जातियों का उद्भव। देखिए स्टूडेंट्स, लेमार्क ने 4 नियम दिए थे। देखिए कुछ इस प्रकार से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का कारण होता है। देखिए, लेमार्क ने पहला बताया कि ये सभी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के कारण होता है क्या, नई जातियों का उद्भव। देखिए ये निम्नलिखित है, इन्होंने आधार दिए। पहला दिया आंतरिक जैव बल, आंतरिक जैव बल। दूसरा दिया वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकता। तीसरा दिया अंगों का उपयोग और अनुपयोग। देखिए नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अब देखिए आंतरिक जैव बल, ये बल, इस बल के कारण जीव अपने अंगों और पूर्ण शरीर के आकार में वृद्धि करता है। जब ये आंतरिक यानी अंदर की तरफ ये बल लगेगा, आंतरिक यानी अंदर की तरफ, जैव यानी जीवों में, जीवों में अंदर की तरफ बल लगेगा तो इससे क्या होगा, जीव अपने अंगों अंगों और शरीर का, शरीर के आकार में वृद्धि करेगा। ठीक है, जब ये बल लगेगा अंदर की तरफ तो जीव के अंग और शरीर का आकार क्या होगा, वृद्धि करने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वातावरण का, आप लिख लीजिए, वातावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकता। देखिए वातावरण सभी जीवों को प्रभावित करता है, जैसा कि हमें पता है वातावरण सभी जीवों को प्रभावित करता है और परिवर्तित, और जैसे ही प्रभावित करता है तो परिवर्तित वातावरण, वातावरण बदलता है तो नई आवश्यकताओं का उत्पन्न होना लाजमी है। देखिए, जो वातावरण है वो सभी जीवों को प्रभावित करता है और परिवर्तित वातावरण ही नई आवश्यकताओं को उत्पन्न भी करता है। और सीधी सी बात है, वातावरण बदलेगा, वातावरण परिवर्तित होगा तो नई आवश्यकताएं भी उत्पन्न होंगी। देखिए नेक्स्ट, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। अब जो अंग हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, ज़्यादा उपयोग करने वाले अंग ज़्यादा विकसित होंगे और कम उपयोग करने वाले अंग कम विकसित होंगे और धीरे धीरे वो अंग विलुप्त होते जाएंगे। ज़्यादा उपयोग करें अंगों को ज़्यादा विकसित होता है, यानी ज़्यादा उपयोग करने वाले अंग ज़्यादा विकसित होते हैं तथा कम उपयोग करने वाले अंग कम विकसित होते हैं तथा एक समय ऐसा आता है कि ये अंग विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आधार, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, वह लक्षण जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान प्राप्त करता है। उपार्जित यानी लेना, अर्जित करना, यानी वे लक्षण जो जीवन के दौरान एक जीव ग्रहण करता है उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट, अफीम। जैसा कि हम जानते हैं अफीम के बारे में कि अफीम क्या है, एक मादक पदार्थ है और इसे हम नशे के लिए भी उपयोग करते हैं और इसके और भी उपयोग है। देखिए, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, ये एग्जाम में पूछा गया है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। देखिए नेक्स्ट, अफीम पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स, यानी पेपेवर सोमनीफेरम है उसमें एक सफ़ेद गाढ़ा रंग का पदार्थ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं,
दूध जैसा निकलता है, इसे हम कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स को सुखाकर बनाया जाता है। जो अफीम है ना, वो पेपेवर सोमनीफेरम की जो लेटेक्स है उसको सुखाकर बनाया जाता है। देखिए आगे, इस अफीम से मादकता आती है, सीधी सी बात है, मादकता आती है, नशीला पदार्थ है ये, क्योंकि इसे नशा होता है। ठीक है, सेवन करने से नींद ज़्यादा आती है, सेवन करने से नींद ज़्यादा आती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाया जाता है। अफीम में आपको पूछा जाए अफीम का वैज्ञानिक नाम, तो आप बताओगे पेपेवर सोमनीफेरम। और अफीम किससे बनता है? पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स को सुखाकर अफीम बनता है। और अफीम में 12% मॉर्फिन पाई जाती है, और ये एक मादक है तथा क्या है, नशीला पदार्थ है। इसके सेवन से तेज नींद आना शुरू हो जाती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। मॉर्फिन को प्रोसेस करके क्या बनेगा? हेरोइन बनाई जाती है। मॉर्फिन को प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगी? हेरोइन बनेगी। यह एक प्रकार का क्या है? ड्रग है। क्या है? ड्रग। यानी ये भी एक मादक कह सकते हैं कि एक नशीला पदार्थ है। हेरोइन एक प्रकार का मादक ड्रग है। कैसा है? मादक ड्रग। अब देखिए, मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सिनेरिया। आपको ये वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा गया है, और अफीम का वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया है। हो सकता है आपके बार आपको ये भी पूछ ले, अफीम भी पूछ ले, या फिर इन दोनों में से कोई भी ना पूछ के मटर पूछ ले। देखिए नेक्स्ट, अफीम का उपयोग, जैसा कि हमें पता है अफीम का उपयोग किस में किया जाता है? नशे में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग कुछ दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है। देखिए, अफीम का उपयोग बवासीर की दवा बनाने में किया जाता है। बवासीर की जो दवा है उसे बनाने में अफीम का उपयोग किया जाता है। अफीम का उपयोग गर्भ रक्त स्राव को रोकने में भी किया जाता है। गर्भ रक्त स्राव को रोकने में भी किसका उपयोग किया जाता है? अफीम का उपयोग किया जाता है। अफीम का उपयोग कमर दर्द, सिर दर्द तथा पीठ दर्द में भी किया जाता है। कमर दर्द हुई, सिर दर्द हुआ, पीठ दर्द में भी अफीम का उपयोग किया जाता है। चिंता और तनाव को कम करने के लिए भी अफीम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अफीम को लेते क्या होती है? तेज़ नींद आती है, और जो हमारा दिमाग है उसमें सारी टेंशन, सारे तनाव सब गायब हो जाते हैं। देखिए, और ज़्यादा उपयोग करने से क्या होगा? इसकी लत लग जाएगी। देखिए, अपमार्जक का कार्य करने वाले कीट, अपमार्जक यानी सफाया, सफाया करने वाले कीट। देखिए, अपमार्जक का कार्य करने वाले कीट हैं दो, दीमक और तिलचट्टा। तिलचट्टा यानी कॉकरोच, और दीमक क्या करती है? लकड़ी का सफाया कर देती है, यानी लकड़ी को खोखला कर देती है। हम कहते हैं ना दीमक लग गई लकड़ी में। देखिए नेक्स्ट, फूलों का राजा कहते हैं, फूलों को राजा कहते हैं गुलाब को। किसे कहते हैं? गुलाब को। और गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोजा रूबीगिनोस। रोजा रूबीगिनोस, रोजा रूबीगिनोस। रोज से याद कर लीजिएगा, रोजा रोज होता है तो रोजा हो गया, और आपको ये याद करना पड़ेगा रूबीगिनोस, 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 रूबीगिनोस। आप ऐसे याद करिए, रूबीगिनोस, रोजा, रोज से रोजा हो गया। ठीक है, और रूबीगिनोस, रूबीगिनोस, रूबीगिनोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फल, पुष्पों के निषेचित अंडाशय। अब जैसा कि हमें पता है, देखिए, यह है वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। ये अंडाशय है ना, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अब देखिए, फल, पुष्पों के निषेचित अंडाशय। ये जो अंडाशय है ना, निषेचन के दौरान जो अंडाशय होता है वो किस में बदलता है? फल में बदलता है। और अंडाशय की जो भित्ति होती है वो बदलती है फल भित्ति में। किस में बदलती है? फल भित्ति में। और जो बीज यहाँ पे है बीजांड, ये बदलेगा किस में? बीज में। और फल के अंदर, फल के बाहर क्या होगी? फल भित्ति, और फल के अंदर क्या होगा? बीज। ठीक है, अब देखिए, निषेचन के पश्चात, पुष्पों के निषेचन, सीधी बात है, ये कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। ये क्या है? स्त्री केसर है। अब देखिए, निषेचन के पश्चात, पुष्पों के निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनी संरचना क्या कहलाती है? फल कहलाती है। अब देखिए, निषेचन हुआ, निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है वो किस में बदला? फल में बदला। और जो बीजांड है, इसके अंदर क्या है? बीजांड, ये बदलेगा बीज में। और अंडाशय की जो भित्ति है वो बदलती है फल भित्ति में। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है।
पुष्पों में क्या हुआ, निषेचन हुआ, और निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है वो किस में बदल गया, फल में बदल गया। यही क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, पुष्पों के निषेचन निषेचन अंडाशय से बनी संरचना, यानी एक ऐसी संरचना वो निषेचन पुष्पों में निषेचन के बाद बनी है, और किससे बनी है, अंडाशय से बनी है। फिर से समझिए, पुष्पों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से एक संरचना बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और अंडाशय से तो बन रहा है ये, निषेचन हुआ और अंडाशय से एक संरचना का निर्माण हुआ जिसे हम फल कहेंगे। और अंडाशय पे जो भित्ति पाई जाएगी इसे हम कहेंगे फल भित्ति, और इसके अंदर बीजाणु पाए जाएंगे इससे बनेंगे बीज। नेक्स्ट देखिए, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई में, यानी बारिश के सीजन में बोई जाती है। जैसे जवार, चावल, मक्का, जवार, चावल, मक्का। अब देखिए, दालों का राजा किसे कहते हैं, दालों का राजा हम किस पादप को कहते हैं, दालों का राजा कहते हैं चना पादप को। अब दालों का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम, सीसर एरिटिनम। आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल बोई जाती है शीत ऋतु में, यानी सर्दी के टाइम। और सर्दी कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। और मार्च अप्रैल में क्या हो जाएगी, काट ली जाएगी। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए फसल को। रबी, चना, मसाला, जोर गरम। रबी, ये सो रबी की फसल। और चना, चना से हो जाएगा चना। म से हो जाएगा मटर। सा से हो जाएगा सरसों। और देखिए, आला हो गया, यहाँ से आला से हो गया आलू। जोर से हो जाएगा जो से हो जाएगा जो। रे से हो जाएगा राई। गर्भ से हो जाएगा गेहूँ। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।